जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है मित्रों कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है और एनसीईआरटी सीरीज में हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया सबसे पहले, जिसमें 6th और 7th की हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये 8th क्लास का 7th चैप्टर है जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक। बुनकर के बारे में पढ़ेंगे और लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिकों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये आप बहुत सारे शिप देख रहे होंगे, इनको समझेंगे और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज थे। सूरत सबसे पहले किसका व्यापारिक स्थान रहा था, मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 6th चैप्टर में मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। आप देख रहे हैं कि जब आप 17वीं सदी को देखते हैं तो सूरत बंदरगाह का जो महत्व है वो बढ़ता हुआ नजर आया कि इसका जो महत्व है, इसकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी का दौर स्टार्ट होता है, हम पाते हैं कि इस बंदरगाह का जो महत्व है वो गिरने लगा। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, ऐसी क्या वजह रही होगी कि एकाएक इसकी जो महत्वता है वो गिरने लगी। तो देखते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। क्वेश्चन मार्क है ये कि उद्योगों की और कारीगरी की दशा क्या थी जब ब्रिटिश शासन का वक्त चल रहा था, टाइम चल रहा था। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर मेनली बोला जाए तो जो लोहा है इसने सबसे बड़ा रोल अदा किया औद्योगिक क्रांति के लिए, और सूती कपड़े के मशीन उत्पाद ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। लोहे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी मशीन अगर बनाई जाएगी, कोई भी मशीन दुनिया की बनाई जाए, उसमें लोहे का उपयोग होना ही होना है। तो लोहे के व्यापक उपयोग ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ला दी। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। दुनिया का कारखाना, इसका मतलब होता है दुनिया के सबसे बड़े बड़े कारखाने कहाँ स्थित थे, इंग्लैंड में स्थित थे। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशिकरण में गहरा संबंध था। देखना कितनी बारीक लाइन है ये, इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बारीक लाइन है कि ब्रिटिश एक साइड जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था और भारत में उपनिवेशीकरण हो रहा था। इन दोनों का एक बहुत गहरा संबंध था। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का मतलब है मशीनिंग, मशीन द्वारा सामान को बनाना। औद्योगिकरण में मशीन द्वारा सामान को बनाया जाता है। परंतु हम पाते हैं कि इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, कच्चे माल की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। कच्चा माल हमें बहुत व्यापक पैमाने पर जरूरत पड़ती। इसके लिए कच्चे माल के लिए इंग्लैंड पूरी तरह भारत से इसका निर्यात करता। ठीक है, यही एक वजह थी कि भारत में ब्रिटेन का क्या कायम हो गया, औपनिवेशिकरण। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा करते हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता। भारत से सामान को खरीदा, इंग्लैंड में ले जाके बेच दिया,
क्योंकि भारत से सस्ता सामान मिला ना उसे, और इंग्लैंड में उसे महंगा बेचा, तो ब्रिटेन को क्या हुआ? फायदा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ? फायदा हुआ। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योग किस तरह असर पड़े होंगे, भारतीय शिल्प और उद्योग पर क्या असर पड़ा होगा, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि औद्योगिकरण का शिल्पों और उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ा वो बहुत नकारात्मक प्रभाव था। क्या था? नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव प्रभाव था। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट था। कैसे निगेटिव इफेक्ट था? कि ब्रिटेन में जो सामान बनते थे वो मशीनों द्वारा बनाए गए, और उन मशीनों द्वारा बनाए गए सामान की खासियत होती थी कि वे सस्ते और टिकाऊ होते थे। लेकिन जो भारत में थे, मशीनों की कोई भूमिका नहीं थी। हाथ से बनाए गए कारीगर हाथ से बनाते थे, और वो महंगे होते थे और ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं होते थे। इसलिए वे ब्रिटेन का सामना नहीं कर पाए और शिल्प और उद्योग का धंधा गिरता ही चला गया। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, कपड़ा देखिए क्या नक्काशी है उस टाइम की, क्या बेहतरीन चित्रकारी है, देख रहे हैं। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। 1750 के आसपास जब हम भारत को देखते हैं तो कपड़ा उत्पादन के मामले में भारत पूरे विश्व में लगभग अग्रणी था। पूरे विश्व में अग्रणी था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़े मजेदार है। जब यूरोप के लोग भारत में आए तो उन्होंने भारत से मसालों का व्यापार सबसे प्रथम किया, लेकिन धीरे धीरे भारत से कपड़ों का व्यापार भी बढ़ता चला गया और फिर ये एक महत्वपूर्ण व्यापार का सामान बन गया था। हम देखते हैं इस कपड़ा नक्काशी को पोटाल बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटाल बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पोटाल बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई। शब्दों में इतिहास छपा है। शब्दों में क्या छपा है? इतिहास छपा है। इसका मतलब है यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। जो यूरोप के व्यापारी थे उन्होंने अरब के व्यापारियों के पास सबसे पहले भारतीय कपड़ा देखा। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाल भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में इस शहर के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। कालीकट के सूती कपड़ों को क्या कहा जाता था? कैलिको। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिम बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। चित्र 3 में किसका देखना है? एक ऑर्डर बुक का पन्ना देखना है। ये रहा, ये ऑर्डर बुक का पन्ना है उस टाइम का। ठीक है, आपको दिख रहा है ये ऑर्डर बुक का पन्ना है। उस टाइम बड़ी अच्छी राइटिंग थी भाई इनकी।
जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इस बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। कितने किस्म? 98 किस्मों की जिक्र किया गया। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज और 1 गज चौड़ा थान होता था। गौर से देखिए कि बही में किस तरह एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता। जमदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में जमदानी बुनाई चालू हो गई थी। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिट्स, कोसा या बांडना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज का सिट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी शब्द छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। क्या मांग थी भारतीय कपड़ों की, जो बाद में क्या हो गई? गिरती ही चली गई। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गीले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार ग्लूबंद के लिए किया जाता है। ये बंडाना शब्द याद रखना है। बंडाना का मतलब है छापेदार ग्लूबंद। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से बनाया जाता। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर थे। ये आप देख रहे हैं एक चित्रकारी। ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई, छींट वाली छपाई है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह दुनिया का उदाहरण है, या दुनिया का सबसे बढ़िया उदाहरण है। एक आप ये देख रहे होंगे चित्र, ये बंडाना डिजाइनर है। क्या है ये? बंडाना डिजाइन। कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप क्या जानते हैं यह क्यों है? दरअसल ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से दिया गया है। बांडना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्मात भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। ये इसलिए चाहते थे कि भारतीय कपड़ा जब इंग्लैंड पहुंचता था तो जो वहाँ के स्थानीय कपड़ा विक्रेता थे उनके कपड़े नहीं बिकते थे।
क्योंकि भारतीय कपड़े की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या थी, डिमांड थी, मांग थी। इसीलिए वे चाहते थे, इंग्लैंड के जो कपड़ा विक्रेता थे, कि भारतीय कपड़ों के किस पर, भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह क्या लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए प्रवेश पर, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्क राइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। आपसे कभी अगर पूछे कोई वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रिचर्ड आर्कराइट ने, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी की मांग नहीं रही। इसके बाद इसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। देखो कितना बड़ा काम हो गया, भारत से ही राजस्व इकट्ठा किया गया और इसी राजस्व से भारत से ही कपड़ा खरीदा गया और इसे कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इसे किया गया तैयार। इंग्लैंड में जब तैयार हो गया ये बन के कपड़ा, तो इसको फिर भारत में ही लाके बेच दिया गया। यानी चारों तरफ से लूटा कौन, भारत। ये थी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बुनकर लोहा बनाने वाले चैप्टर है का कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य है। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय बाजार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बसने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए, देख रहे हैं बस्ती के चारों तरफ एक किलेबंदी जो दिख रही है आपको, ये 18वीं शताब्दी के आखिर में बुनाई के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे। प्रमुख केंद्र देखते हैं 18वीं शताब्दी के में, 18वीं सदी के आखिर में कहाँ कहाँ थे। दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मदुरै, फिर देखते हैं सेंट थोम, तंजौर, नागपट्टनम, पौंडुचेरी, मद्रास, पुलिकट, कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, पोतबेली, गोलकोंडा, गोवा, कालीकट, सिलोन, बम्बई, सूरत, काम्बे, बुरहानपुर, उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, बिहार, पटना, ढाका, बनारस, सिरोज, गुजरात, अहमदाबाद, पत्तनम, सिंध, संगानेर, राजस्थान, जयपुर, आगरा, दिल्ली, समाना, सरहिंद, अवध, लाहौर और पंजाब। ये जो थे ये प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, किसके, बुनाई के प्रमुख केंद्र थे ये सब, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक सरसरी निगाह से इसको देख लेना है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हुई थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक केंद्र रहा था।
यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये जो थे यहाँ तक मैं आपको